बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स का लेक्चर नंबर 2 सेक्शन 1 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सेक्शन 1 में हम कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे। फंडामेंटल जो इसके पीएमपी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखेंगे हम। इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं उसमें जो बात आ रही है, उसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको समझना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू पीएमआई। पीएमआई कहती है प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्परेरी एंड्योर अंडरटेकन टू क्रिएट यूनिक सर्विस और प्रोडक्ट। एक टेम्परेरी इनिशिएटिव है जिसके एंड पे आपके पास एक यूनिक सर्विस होगी या कोई प्रोडक्ट आएगा। ये सिंपल डेफिनेशन है। एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, तो आपको इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए आंसर करना होगा। प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप ज़रूर देखिए, कुछ चीज़ें समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका मैं कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर में। एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट हो गया तो आपको आगे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझना आसान हो जाएगा। एक चीज़ है प्रोजेक्ट मस्ट हैव स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स नॉट ऑन गोइंग प्रोसेस एफर्ट। प्रोजेक्ट में ऑन गोइंग कंटिन्यूटी का फैक्टर नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक एंडिंग पॉइंट, एक स्टार्ट डेट एक एंड डेट। इस डेट पे स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट और इस डेट पे प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। हम टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे कि टेम्परेरी प्रोजेक्ट जो है 6 मंथ का होगा 8 मंथ होगा, हम टाइम की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसको देखिएगा। दूसरी चीज़ जो बता रहे हैं कि यूनिक प्रोडक्ट एक होना चाहिए। वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल। टेंजिबल कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई बिल्डिंग, कोई कार है, कोई भी टेंजिबल चीज़ है। और एक इंटेंजिबल आपका कोई डिज़ाइन है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे आप काम कर रहे हैं, कोई इंटेंजिबल चीज़ है। यूनिक प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर जब एक बिल्डिंग बनाते हैं और जब उसी तरह की दूसरी बिल्डिंग बनाते हैं तो इसमें यूनिकनेस है। तो पीएमआई कहते हैं कि जब आप एक तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी तरह का प्रोडक्ट किसी और टाइम फ्रेम में किसी और एनवायरनमेंट बनाते हैं तो इन दैट टाइम इन दैट कंडीशन वो प्रोडक्ट यूनिक कंसिडर किया जाएगा। एक ही प्रोजेक्ट में जब एक बिल्डिंग बनाता है तो दूसरी तरह की उसी स्कोप का प्रोडक्ट दूसरी जगह पे बनाना एक यूनिक प्रोडक्ट होता है। इस चीज़ को देखिएगा। प्रोजेक्ट जो है परफॉर्म बाय पीपल। प्रोजेक्ट जो है पीपल के थ्रू हम इन्वॉल्व होते हैं। मेन जो रिसोर्स होता है वो पीपल होते हैं। तो पीपल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट मस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट हैव। हम सॉफ्ट स्किल इंटरपर्सनल स्किल्स को देखेंगे इसके अंदर। लिमिटेड रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपके पास टाइम, स्कोप, कॉस्ट, क्वालिटी, पीपल, स्किल्स इंतहाई लिमिटेड होगा। जो इम्पोर्टेंट जो इंतहाई चैलेंजिंग टास्क होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का कि लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हमें अपना स्कोप कंप्लीट करना होता है। तो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं। अब हमारे प्रोजेक्ट का हमारी सोसाइटी पर, इकोनॉमिक पर और इन्वायरमेंटल पर हमारे प्रोजेक्ट का क्या इम्पेक्ट होने वाला है और सोसाइटी का, इकोनॉमिक का और इन्वायरमेंटल का हमारे प्रोजेक्ट पे क्या इम्पेक्ट होने वाला है। टू साइड हम देखेंगे। हमारे आउटपुट से इनको क्या फ़ायदा होगा और करंट जो हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, सोसाइटी का, इन्वायरमेंट का और इकोनॉमिक का हमारे प्रोजेक्ट पे क्या इम्पेक्ट होगा, इसे देखना इंतहाई ज़रूरी है। अक्सर प्रोजेक्ट इसी वजह से फेल हो जाते हैं। हम इन फैक्टर्स को, इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं। तो रेस्ट ऑफ जितने काफ़ी चैप्टर में जैसे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर इसको एम्फेसाइज़ किया गया कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। प्रोजेक्ट मस्ट बी डिवाइड इन फेज। पीएमआई कहती है आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए इन फेजेस में। जैसे प्रोसेस ग्रुप्स उन्होंने डिफाइन किए, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। आप प्रोजेक्ट को फेजेस में डिवाइड करके कंप्लीट कीजिए। ये रिकमेंडेशन है, प्रैक्टिस है पीएमआई की तरफ से। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं व्हाट इज़ ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट। इन दो चीज़ों को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं? हमारे पास लेट्स से प्रोसेस 1 2 3 4 हमारे पास 4 प्रोसेस हैं जिसके एंड पे हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है और इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता रहता है। इसे कहते हैं ऑपरेशन, ऑन गोइंग एक्टिविटी। दिस इज़ ऑपरेशन। अब प्रोजेक्ट पर क्या है? अभी एक न्यू प्रोडक्ट हमने बनाना है, R&D कर रहे हैं हम इस पर। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस 1 में प्रोजेक्ट 1.1 और प्रोजेक्ट 1.2 क्रिएट करने की ज़रूरत हो रही है। हम प्रोसेस 1 को इम्प्रूव करेंगे प्रोजेक्ट 1.1 और 1.2 से। इसी तरह
प्रोसेस 2 में 2.1, 2.2, 2.3 तीन प्रोजेक्ट हमें इनिशिएट करने, और इसी तरह प्रोसेस 3 में 3.1, 3.2 और 3.3 तीन प्रोजेक्ट हमें यहाँ इनिशिएट करने, और जो प्रोसेस 4 में 4.1, 4.2 ये प्रोजेक्ट हम जब इनिशिएट करेंगे उसके फाइनल रिजल्ट हम सबमिट करेंगे प्रोसेस 1, 2, 3, 4 में, तो फाइनली हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा, और उसी प्रोडक्ट को फिर हम वापस प्रोसेस 1, 2, 3 के थ्रू उस प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्ट की नेचर टेम्परेरी रहेगी, जैसे जो करेक्टरिस्टिक हमने पीछे देखे प्रोजेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे, ये प्रोजेक्ट ख़त्म और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये डिफरेंस है। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें देखेंगे कोई कंटिन्यूस या ऑन गोइंग कोई सेशन तो नहीं है, या कोई ऐसा फीचर तो नहीं है उसमें। अगर ऑन गोइंग कंटिन्यूटी है तो उसको प्रोजेक्ट कतई कंसिडर ना कीजिएगा, वो ऑपरेशन है। ये कंप्लीट एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन इस बारे में आते हैं कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनिशिएट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो गवर्नेंस है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। हाउ टू अचीव हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, हाई लेवल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स हमने कैसे कंप्लीट करने। हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में भी मार्केट डिमांड है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करनी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं उनको कैसे आपने अचीव करना है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। गवर्नेंस जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे होते हैं, इनके जो इंटरफेसेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरे करने हैं वो भी गवर्नेंस के अंदर आते हैं। प्रोजेक्ट्स को जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं उसके साथ अलाइन करना ज़रूरी है, मस्ट है। प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपका प्रोजेक्ट अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से अलाइन नहीं है तो डेफिनेटली वो फेलियर की तरफ जाएगा। गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। आपका प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे मैनेज होगा, वो प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क के अंदर वो प्रोजेक्ट गवर्नेंस कहलाएगी। प्रोजेक्ट गवर्नेंस के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको गाइडलाइन मिलती है, उनको स्ट्रेटजी मिलती है, उनको एक फ्रेमवर्क मिलता है कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट गवर्नेंस का समझना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आएंगे, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ प्रोग्राम और व्हाट इज़ पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज़ ऑपरेशन। हमने प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस की बात कर ली। अभी देखें पोर्टफोलियो जो है टॉप लेवल हमारे पास कंसर्न होता है। पोर्टफोलियो हमारे पास टॉप लेवल स्ट्रेटजी, उसको सब डिवाइड किया जाता है। टॉप लेवल स्ट्रेटजी को सब पोर्टफोलियो पे ले आते हैं। उसी स्ट्रेटजी में कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, उससे कुछ ऑपरेशन के रिलेटेड वर्क्स स्ट्रेटजी से, और कुछ प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं। प्रोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और रिलेटेड वर्क। जितने भी रिलेटेड वर्क और रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक आईटी का प्रोजेक्ट है तो आईटी एक कॉमन कंसर्न हो गया। आईटी के साथ जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी आईटी रिलेटेड होंगे। एक फाइनेंस का प्रोग्राम है तो फाइनेंस के अंडर फाइनेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट शुरू होंगे। एक हमारे पास एचआर का प्रोजेक्ट है तो एचआर के प्रोजेक्ट में उसी के एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स आएंगे एचआर के। और प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट एक अपने लिए एक अलग से एक्टिविटी है, हमने कैसे अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है। अब इस बात को मैं एक दूसरी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्ट्रेटेजिक हमारे पास टॉप लेवल स्ट्रेटजीज है जो हमारे पोर्टफोलियो पे डिफ़ाइन होती है। पोर्टफोलियो डिफ़ाइन होता है, फर्दर जाके उसको रिफ़ाइन हम करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। पोर्टफोलियो के अंदर बाज़ औक़ात क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, डायरेक्ट पोर्टफोलियो के अंदर बाज़ प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। देखिए ये रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3। इसी तरह एक प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम भी हो सकता है। प्रोग्राम बी है, B1 आ गया, और B1 के अंदर प्रोजेक्ट 4 और 5 आ गए। और इसी तरह प्रोजेक्ट जो बी है, बी में 6 एक सेपरेट प्रोजेक्ट हैं जो डायरेक्ट इसके साथ एसोसिएट इस प्रोग्राम के साथ। और एक पोर्टफोलियो के साथ सब पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो के साथ हमारे पास प्रोजेक्ट 7 है। पोर्टफोलियो के अंदर प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट के साथ जो प्रोग्राम के साथ हमारे पास कुछ ऑपरेशंस है। ये ऑपरेशन हमारे प्रोग्राम के साथ भी एसोसिएट कर रहे हैं और हमारे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसके साथ भी एसोसिएट कर रहे हैं। अब ये डिवीज़न होती है स्ट्रेटेजिक डिवीज़न। ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। टॉप लेवल पर जो पोर्टफोलियो जो स्ट्रेटजीज़ है उसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं प्रोग्राम्स में,
और प्रोग्राम की स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव्स को हम फर्दर डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, और प्रोजेक्ट्स को हम देते हैं रिसोर्सेज और स्टेक होल्डर्स और चैलेंजेस। एक प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको रिसोर्सेज दिए जाते हैं और उसको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप कैसे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट के, ये हमारा ये टास्क होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। अभी यहाँ पर ये बात एक एग्जांपल से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं किसी कंपनी की एग्जांपल नहीं दे सकता। उर्दू आईटी एकेडमी की अगर आप वेबसाइट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेबसाइट है, तो ये उसकी मेन जो उर्दू आईटी एकेडमी है, ये एक पोर्टफोलियो है। इसके अंडर जितने भी कोर्सेस आ रहे हैं, इसे आप कंसिडर कीजिए, ये हमारे पास प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल सिस्को एंड नेटवर्किंग, ये एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट अलग से एक प्रोग्राम है। क्लाउड एंड जो डेवएप्स है उसका अलग प्रोग्राम है। एंड्रॉयड का अलग है, डेटाबेस का अलग। ये एग्जांपल्स हमारे पास प्रोग्राम्स की। प्रोग्राम्स के अंदर फर्दर हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे CCNA, CCDA और CCNP, राउटिंग स्विचिंग, ये अलग से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब मैं एक कोर्स है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे। ये पूरा एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम पे मे भी कोई और काम कर रहा होगा, लेकिन मैं किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे। और ये सारे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं सब के सब सिस्को से रिलेटेड हैं और नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं। ये सारे सिस्को और नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं, इसलिए वो एक ही प्रोग्राम्स के अंदर आ रहे हैं। और इन सब को हम एक जो पोर्टफोलियो है उर्दू आईटी एकेडमी की, उसकी सब पोर्टफोलियो आप कंसिडर कीजिए कोर्सेस को, और उसके कुछ कोऑपरेशंस होंगे और कुछ उसमें कुछ फर्दर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। तो होपफुली यहाँ पे आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस क्यों कहा जा रहा है? साइंस कुछ सिस्टमेटिक हमारे पास एक अप्रोच है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे हैं इस कंप्लीट कोर्सेज में हम कुछ इनपुट देखेंगे, टूल टेक्निक देखेंगे और उसके बाद आउटपुट देखेंगे। हम एक इनपुट को लेंगे, उस पर टूल टेक्निक अप्लाई करेंगे और आउटपुट होगा। थ्रू आउट जिसको हम प्रोसेस कह रहे हैं, प्रोसेस यही होता है कि आप एक इनपुट लीजिए, टूल टेक्निक अप्लाई कीजिए और उसके बाद एक आउटपुट आता है। वो आउटपुट फर्दर प्रोसेस के लिए इनपुट सर्व होता है, फिर टूल टेक्निक अप्लाई होता है, उससे एक आउटपुट आता है, वो आउटपुट फर्दर इनपुट बनता है। ये एक तो कोई साइंस, एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई की जा सकती है। और एक है आर्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। आर्ट्स ऐसे कि जो इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास कौन कौन से स्किल होने चाहिए। इसमें कम्युनिकेशन आता है, इसमें नेगोशिएशन आता है, इसमें लीडरशिप आता है, इसमें नेगोशिएशन आता है, इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो PMI कहती है, PM बुक जो कह रही है आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है असल में, ये असल में एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर प्रोसेस हैं और नॉलेज एरिया हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को PMI कहते हैं, आप डिवाइड कीजिए प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर और नॉलेज एरिया का। ये PMI की अप्रोच है। अदरवाइज हर कंपनी, हर प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी अप्रोच जो प्रैक्टिकली है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप PMI के अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें प्रोसेस ग्रुप्स और नॉलेज और एरिया का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सब का सब हो, इसे कहते हैं टेलरिंग कीजिए। जो आपके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है, रिलेटेड है, आप उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट द प्रोजेक्ट इनटू कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव मैनर। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मकसद क्या है, हम ये सारी अप्रोच क्यों ले रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास टाइम कॉस्ट जो है काफ़ी लिमिटेड होता है, उसी के अंदर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना होता है। और एक दूसरा चैलेंजिंग जो मुश्किल काम होता है वो स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन है। ये इंतहाई मुश्किल काम, सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को लेकर उनकी डिमांड को एक प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, ये इंतहाई चैलेंजिंग टास्क होता है। इसको हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के चैप्टर में देखेंगे कंप्लीट, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। बिजनेस केस को कतई इसको लाइट ना लीजिएगा। बिजनेस केस इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हम इस पर कंप्लीट बात करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने की रीज़न क्या थी, जो वजह थी। अगर आप उस वजह को इग्नोर करके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वो वजह कंप्लीट नहीं होती तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी रॉस। आपको उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बुरा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताया गया था कि आपने नेटवर्किंग में CCNA में एक कोर्स पढ़ाना है, लेकिन मैं CCNA के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डाल दूँ या किसी डिज़ाइन को डाल दूँ तो वो तो उसके ऑब्जेक्टिव को ही अलाइन नहीं कर रहा, प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को अलाइन नहीं करेगा।
तो ये प्रोजेक्ट जो है फेलियर कंसिडर किया जाएगा। बेशक मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बहुत स्टफ बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट, बिजनेस केस को नहीं कंप्लीट कर सका। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में इसमें हम मज़ीद का बात करेंगे इसके ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, OPM जिसे कहा जाता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास है स्ट्रेटजीज़, मेन स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज आपके पास हैं, उसको आप लेकर आते हैं पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो जैसे मैंने आपका टॉप लेवल स्ट्रेटजीज़ को पोर्टफोलियो पे लिया जाता है। पोर्टफोलियो को फर्दर डिफाइन जो फिल्टर आउट किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स आपको रिजल्ट्स देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं। उन्हीं रिजल्ट्स को, वैल्यूज़ को दोबारा एनालिसिस किया जाता है पोर्टफोलियो में, रिवर्स किया जाता है, और इस साइकिल को हम चलाते हैं। हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं, वहाँ से रिजल्ट्स आते हैं, और अगेन उस पर बिज़नेस इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है, और ये साइकिल जाता है। और जब हमारे पास एक रिफाइन और एक कंप्लीट एक परफेक्शन वाली चीज़ आ जाती है, उसको हम बिज़नेस के ऑपरेशंस पे ले आते हैं, बिज़नेस वैल्यू पर, बिज़नेस ऑपरेशन, बिज़नेस वैल्यू रियलाइजेशन आ जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपनी सोसाइटी के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर करते हुए वैल्यू परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। आया करंट सिचुएशन में ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, अभी हमारे इन्वायरमेंट में उसकी क्या वैल्यू है, उसको देखते हुए हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को दोबारा रिफ़ाइन करते हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क को ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट कैसे होती है। और OPM जो है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमें यही डिफ़ाइन करता है कि आप स्ट्रेटजीज़ को लेकर उससे जो प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट है उसको एनालिसिस करके आप कैसे ऑपरेशंस को, स्ट्रेटजीज़ को, इस पूरा इन्वायरमेंट कैसे बनता है, इसे ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखनी है, एक सेपरेट एक कंप्लीट एक अलग से कोर्स भी है, इसकी सर्टिफिकेशन भी है OPM की। ये आपको सिर्फ इसमें सिर्फ डेफिनेशन देखना है। अब इसको मैं मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ एक दूसरी एग्जांपल से। OPM इज़ लाइक अ अम्ब्रेला। ये देखिए, इसमें अम्ब्रेला देखें टॉप लेवल पे क्या आ रहा है। OPM provides a strategic framework to use and guide portfolio, program and project management to achieve organization strategic objectives. Provide a strategic framework. OPM आपको स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क देता है जो प्रोग्राम्स को, पोर्टफोलियो को, प्रोजेक्ट्स को आगे डिफ़ाइन करता है। प्रोग्राम, पोर्टफोलियो किस बेस पे से डिफ़ाइन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है देखिए, सेलेक्ट एंड प्रायोरिटाइज प्रोग्राम्स and projects that will best achieve the organization strategic goals. टॉप लेवल पर OPM पोर्टफोलियो को डिफ़ाइन करती है, जिसमें टॉप लेवल की स्ट्रेटजीज हम रखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हम प्रोग्राम्स में डिफ़ाइन करते हैं। फर्दर कोऑर्डिनेट द मैनेजमेंट ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम के साथ रिलेटेड प्रोजेक्ट का होना ज़रूरी है, टू अचीव स्पेसिफिक बेनिफिट दैट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ देखिए दोनों जगह पे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को ही फर्दर ही डिफ़ाइन कर रहे हैं, फर्दर उसको सब डिवाइड करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेवल पर आते हैं। वहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, मैनेज एफर्ट्स टू डेवलप स्पेसिफिक स्कोप विच सपोर्ट द पोर्टफोलियो प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स। यहाँ पे अभी हम उसके अचीवमेंट की तरफ आ रहे हैं। अब ऊपर से हमारे पास गाइडेंस क्या आती है, ड्रिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज। ये जितने भी हमारे पास मैनेजमेंट सेक्शन है, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पे डिफाइन किए जाते हैं। हमारा पोर्टफोलियो कैसा होगा, प्रोग्राम कैसा होगा और प्रोजेक्ट में क्या होगा, दैट डिपेंड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ से जितने भी ऑपरेशंस हैं, रिजल्ट्स हैं, दैट मस्ट बी अलाइन विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ये सब का सब एक ही अम्ब्रेला के अंडर मैनेज होता है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस क्या होता है, सर्व एज ड्राइवर फॉर पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल एज अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस। आप ऐसे समझ लें, ऑर्गेनाइजेशन में अब हमारे पास कुछ पोर्टफोलियोज हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अब उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरफेस कैसे, उनको कैसे इंटरेक्ट करना है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स प्रोविजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पीएमओ जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, वो सारी सर्विसेज प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट्स को, पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करता है। इसका
फोकस भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से, इसका पर्पस भी ओपीएम की तरह है, लेकिन इसकी अप्रोच ज़रा डिफरेंट होगी. पोर्टफोलियो प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स अदर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क शुड बी प्रायोरिटाइज, एग्जीक्यूट, मैनेज एंड मेजर टू बेस्ट अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की 3 टाइप्स हैं फर्दर, वो आगे हम देखते हैं. उसके अंदर हम पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेंगे, प्रोग्राम की परफॉर्मेंस उसको कैसे मेजर करते हैं, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे शेयर करना है तीनों मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर, किस इंटरफेस के साथ कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे मैनेज करना है, ये कंप्लीट काम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को है. आगे स्लाइड में हम देखते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पीएमओ की. देखिए, मैनेज इंटरडिपेंडेंसीज. जितने भी डिपेंडेंसीज हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट्स आती हैं, एक प्रोजेक्ट का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट होता है, दूसरे का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट होता है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये काम ओपीएम का होता है. इंटीग्रेट ऑल इंफॉर्मेशन एंड मेजर द परफॉर्मेंस. हमारे प्रोग्राम से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट से जो रिजल्ट आ रहे हैं, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या है, उसको एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाता है. हेल्प प्रोवाइड द रिसोर्सेज. जैसे हमने कहा रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते हैं, उसको प्रोग्राम के ऊपर कैसे डिवाइड करना है, किस तरह उसको मैनेज करना है, ओपीएम का काम होता है. एक प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूस चेक करते हुए रिकमेंडेशन दी जाती है कि आया उसको कंटिन्यू रखें या उसको टर्मिनेट कर दें. कंप्लाइंस चेक कॉन्स्टेंटली, लेसन लर्न इंतहाई इम्पॉर्टेंट. एक प्रोजेक्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट अप्रोच को दूसरे के लिए अवेलेबल किया जाता है कि सिमिलर रिलेटेड, जैसे हमने कहा प्रोग्राम के अंदर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स किसी प्रैक्टिस की वजह से अच्छे थे, उसको दूसरे के साथ शेयर करने का काम पीएमओ का होता है. टेम्पलेट्स दी जाती हैं, इसमें गाइडेंस होती है, गवर्नेंस होती है पीएमओ की तरफ से. सेंट्रल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट. पीएमओ ही सारे प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स को सेंट्रली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, एक स्टेक होल्डर की तरह भी काम करता है और प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करता है. कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे स्ट्रेटजी से कितने क्लोज हैं और किस लेवल पर है. जैसे हमने कहा बास प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के अंडर आते हैं डायरेक्ट, बास प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स के अंडर आते हैं, बास प्रोजेक्ट सब प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं. तो उसकी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करना पीएमओ का काम होता है. तो होपफुली एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आता है, आपको इसकी एक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है कि पीएमओ का असल में काम क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. टाइप्स ऑफ पीएमओ देखते हैं. एक होता है सपोर्टिव, एक होता है कंट्रोलिंग और एक होता है डायरेक्टिव. सपोर्टिव का काम देखें, लेवल ऑफ कंट्रोल देखते हैं. सपोर्टिव में आप गाइडेंस लेते हैं पीएमओ से, प्रोजेक्ट मैनेजर पीएमओ से गाइडेंस लेता है, टेम्पलेट्स लेता है, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट देखते हैं और एक सपोर्ट के तौर पर उसका प्रोजेक्ट में कोई कंट्रोल का कोई पार्ट नहीं होता, कोई डिसीजन मेकिंग पीएमओ की तरफ से नहीं होती. आपको किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो पीएमओ आपको लेसन लर्न शेयर करता है, टेम्पलेट्स दे देता है, सपोर्ट करता है. सपोर्ट हो जैसे नाम से ज़ाहिर है, पीएमओ अगर एज अ सपोर्टिव है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको सिर्फ सपोर्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट को. कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में कुछ कंट्रोल का पार्ट होगा आपके प्रोजेक्ट के साथ. आपको कंप्लायंस चेक करेगी पीएमओ, आपके प्रोजेक्ट्स की रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और कुछ अप टू सर्टेन लेवल डिसीजन मेकिंग का जो रोल है वो भी पीएमओ अदा करेगी अप टू सर्टेन लेवल. अब अगर डायरेक्टर है तो आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट के जो डिसीजंस हैं, जितने भी उसके मैनेजरियल जो स्टेप्स हैं, जो क्रिटिकल डिसीजन वो पीएमओ ले सकती है. उसमें कंट्रोलिंग का जो पार्ट है वो इंतहाई ज़्यादा है. तो 3 चीज़ें हैं, 3 टाइप्स हैं पीएमओ की, सपोर्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिव. यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मैनेज ऑल प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. देखें सारे प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली डायरेक्टर के थ्रू सारे प्रोजेक्ट्स को देख रही है तो डायरेक्टर होगी. अपॉइंट्स प्रोजेक्ट मैनेजर, ये काम डायरेक्टर को होता है. रिकमेंड टेम्पलेट सपोर्ट, जैसे मैंने कहा वो सपोर्टिंग का काम होता है. प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट्स, कंट्रोलिंग का प्रोग्राम लेवल के ऊपर प्रायोरिटाइजेशन होती है. प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू ऑल प्रोजेक्ट, ये भी कंट्रोलिंग में होता है. तो इसको डिफ्रेंशिएट जो हम करते हैं, डिफ्रेंशिएशन जो है वो होती है कंट्रोल के ऊपर. क्या आप प्रोजेक्ट को किस लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं, किस हद तक कंट्रोल कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं. फंक्शनल है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड और मैट्रिक्स है.
अभी जो एग्जांपल ये आपके सामने है, यहाँ पे इसका एक सेक्शन देखें, ये वाला सेक्शन है लाइन से इस तरफ, ये फंक्शनल एरिया, यहाँ पे मैंने फाइनेंस लिख दिया लेकिन ये फंक्शनल मैनेजर है। कोई भी फाइनेंस मैनेजर होगा, आईटी मैनेजर टॉप पर सीईओ के अंडर, आईटी प्रोजेक्ट आईटी ऑफिसर होगा, उसके नीचे स्टाफ है, डिफरेंट स्टाफ है। अगर आप देखें आप प्रोजेक्ट किस स्टेज पे या और किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है कि आपकी पावर क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर की। अभी फंक्शनल एरिया मतलब कंप्लीट आपके पास फंक्शनल मैनेजर्स के अंदर आपने डिफरेंट स्टाफ को लेते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इसको मैं मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोजेक्टाइज क्या होता है? प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। प्रोजेक्ट सीईओ है आपके पास, उसके अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास डिफरेंट स्किल्स के स्टाफ हैं, डिफरेंट स्किल के, वो आईटी का भी हो सकता है, एचआर का भी हो सकता है, फाइनेंस का, कीपिंग इन विद द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्ट डिसॉल्व हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन हो गया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। पावर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इंतहाई ज़्यादा होती है। फंक्शनल में सारी पावर फंक्शनल मैनेजर के पास होती है। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट टर्म्स, वो देखते हैं कि प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। मैट्रिक्स में मतलब हम मिक्स ले लेते हैं कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास, मैट्रिक्स में एक चीज़ याद रखिएगा, टू बॉसेस कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स मतलब हमें इस स्टाफ की ज़रूरत है, ये स्टाफ एक प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। इस प्रोजेक्ट ये जो स्टाफ है वो इनको भी रिपोर्ट करेगा अपने अल्टीमेट बॉसेस को, और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसलिए मैट्रिक्स मतलब टू बॉसेस हैं। इस स्टाफ को जब मैट्रिक्स के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं तो उनको टू बॉसेस के साथ जो रिपोर्टिंग है उनको अपने टू बॉसेस को देनी है, एक अपने फंक्शनल जो मैनेजर है उसको, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को। अभी देखें इसमें एक तो फंक्शनल, अगर प्योर फंक्शनल में काम करें तो दो कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है प्रोजेक्ट एक्सपीडिएटर और एक होता है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, दो वर्ड यूज़ होते हैं। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है अगर वो प्योरली फंक्शनल है तो आपका जो रोल होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होगा, वो एक्सपीडिएटर होगा। एक्सपीडिएटर सिर्फ कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट देता है, गाइडेंस दे सकता है, उसके पास कोई कंट्रोल पावर नहीं होती, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। ये अगर आप फंक्शनल में हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं। कोऑर्डिनेटर के पास लिटिल लेवल की डिसीजन मेकिंग पावर होती है, इंतहाई थोड़ी। आप इसको समझें, आप वीक मैट्रिक्स में हैं तो फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है प्रोजेक्ट एक्सपीडिएटर, और वीक मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रोल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता। फिर आता है बैलेंस स्ट्रक्चर में, जहाँ पर रोल फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के दरमियान डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर वर्ड। यहाँ पे यूज़ फंक्शनल के लिए यूज़ करना प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्ड मुनासिब नहीं है, और ना वीक मैट्रिक्स में मुनासिब है। पीएमआई कहते हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, या आप एक्सपीडिएटर कहिए या कोऑर्डिनेटर ने कहिए। फिर बैलेंस्ड में और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में आप जो देखें, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर अलग से एक वैल्यू रखता है, एक पोजीशन रखता है, उसके अंडर स्टाफ है और वो डिफरेंट स्टाफ होगा। ये होता है स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स के अंदर। अभी इसको अब मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। अब उसके इस ग्रिड के अंदर देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द प्रोजेक्ट। आप देखिएगा कि अगर फंक्शन, अब यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे राइट साइड पर, टॉप लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें अगर फंक्शनल है तो प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी क्या होगी, लिटिल और नॉन। देखिए जैसे हमने बात की फंक्शनल में, वीक में लो है, बैलेंस में लो टू मॉडरेट है, और स्ट्रॉन्ग में मॉडरेट टू हाई है, और प्रोजेक्टाइज्ड में ऑलमोस्ट टोटल सारी पावर जो है अथॉरिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी फंक्शनल में लिटिल और नॉन है, वीक में लो है, बैलेंस में लो टू मॉडरेट है, और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में मॉडरेट टू हाई है, और प्रोजेक्टाइज के अंदर ऑलमोस्ट जितनी रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है पावर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। हु मैनेज द प्रोजेक्ट बजट, और हेयर फंक्शनल मैनेजर वीक मैट्रिक्स में, बैलेंस में मिक्स्ड होता है, डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, और प्रोजेक्टाइज में डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है इसमें, पार्ट टाइम, फंक्शनल में एज अ पार्ट टाइम है, वीक में भी पार्ट टाइम होता है, और बैलेंस में और स्ट्रॉन्ग में फुल टाइम, और प्रोजेक्टाइज में भी फुल टाइम होता है।
प्रोजेक्ट मैनेजर का जो स्टाफ है उनका रोल क्या होगा, पार्ट टाइम, फंक्शनल में, वीक मैट्रिक्स में पार्ट टाइम, बैलेंस में पार्ट टाइम, और स्ट्रॉन्ग में आके फुल टाइम, और प्रोजेक्टाइज में भी फुल टाइम जॉब होते हैं। इसको देखते हुए इसके अंदर आपने कुछ इसी को अगर आप समझ चुके हैं तो आपको पता होगा, अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और अगर आप प्रोजेक्टाइज में हैं तो दीज आर टू पोल्स ऑफ आप दो एंड हैं एक्सट्रीम के, आप फंक्शनल में होंगे या प्रोजेक्टाइज में होंगे या मिक्स होंगे। अगर एग्ज़ाम में आपको मेंशन नहीं किया कि आप किस मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने अपने आप को कंसिडर करना है बैलेंस्ड में। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ हुए कि आप मैट्रिक्स इन्वायरमेंट में, लेकिन ये नहीं मेंशन किया कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस है, कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस्ड को अपने जहन में रखना है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समझानी है आपको। देखिए ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को कौन लोग इम्पेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ दो चीज़ें देखिए। स्टेक होल्डर की लिस्ट काफ़ी लंबी है, बहुत हर चीज़ स्टेक होल्डर में आ सकती है अगर हम इसकी लिस्ट बनाएं, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी है, आपके प्रोजेक्ट को कौन कौन इम्पेक्ट कर सकता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है, अदर प्रोजेक्ट जो टीम मेंबर्स हैं, स्पॉन्सर हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट्स हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट से ऊपर पोर्टफोलियो वाले, वहाँ के डिसीजन भी आपके प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो आपके प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट करती है, हर वो एंटिटी, हर वो पर्सन, हर वो ग्रुप ऑफ पीपल आपका स्टेक होल्डर होगा। एक चीज़ तो ये, आपके प्रोजेक्ट से जो रिज़ल्ट निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा, उससे कौन लोग इम्पेक्ट होंगे, वो भी आपके स्टेक होल्डर होंगे। ये एक बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी स्टेक होल्डर का वर्ड आए तो आपने ये चीज़ देखना है कि कौन कौन लोग आपके प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट कर सकते हैं, और आपके प्रोजेक्ट का आउटपुट किन किन लोगों को, किन किन एंटिटीज़ को इम्पेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर है, फंक्शनल मैनेजर, सेलिंग, बिजनेस पार्टनर्स, कस्टमर। आपका प्रोजेक्ट किन लोगों पे इम्पैक्ट करने वाला है, ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन है। तो स्टेक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को हम कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे, लास्ट चैप्टर इसी पर होगा, और इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनके कंसर्न्स को मैनेज करना एक इंतहाई चैलेंजिंग काम है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल भी इसको लाइट नहीं लेना। सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर की। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे पास आगे प्रोसेस आएंगे, प्रोसेस मींस आपने इनपुट लेना है, टूल टेक्निक अप्लाई करके उसे आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स OPA ये एज अ इनपुट सर्व होता है प्रोसेसेस में। ये एक टेक्निक आपको, एक की पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स में असल में होता क्या है, उसके अंदर वो सारी रिपोजिटरीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की रिपोजिटरीज होती है। जैसे एक्टिविटी लिस्ट है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का बेंचमार्क्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिस्क एंड रिस्क रिस्पॉन्स हैं, एस्टीमेट्स हैं, रिसोर्स यूज्ड कितने यूज़ हुए थे, एस्टीमेट्स हैं उनके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, उनके बेस लाइन्स पड़े हुए थे, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लेसन लर्न, वो आपको OPA से मिलेगा। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और कोई भी किसी भी प्रोसेस में, सबसे पहले आपने OPA को अप्रोच करना है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये सारा स्टफ़, ये सारी जो रिपोजिटरी है, ये जो इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपको कौन देगा? ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वही, जैसे हमने कहा सपोर्टों में, वही आपको सपोर्ट करेगी, PMO आपको सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज़ है इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर। जिस तरह OPA है, इसी तरह इंटरप्राइज एनवायरमेंटल भी इनपुट एज अ इनपुट सर्व करेगी। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो एग्जम्पशन लॉग्स आपने लेने हैं, जो एग्जम्पशंस जितने भी हैं उस पर भी हम बात करेंगे इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर, और कंस्ट्रेंट्स को देखना है। आपके पास कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं? वो स्केड्यूल हो सकता है, वो कॉस्ट लिमिटेशन हो सकती है, वो स्कोप हो सकता है, क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिस्क है, रिसोर्सेस हैं। इस सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और यहीं पर बीइंग ऑनेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर आपको डिसाइड करना है, आया आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
ये वो पॉइंट है, अगर आप कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए कि अगर कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, आपकी एबिलिटी से ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी बेस्ट पॉइंट टू जस्ट हैंड्स अप फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। आप उससे फ़ौरन ही पीछे हट जाएं तो ये रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। ये हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोड ऑफ एथिक्स में देखेंगे ये बात। जो चीज़ आपकी अप्रोच से बहुत आगे है उसको आप कभी भी टेक ओवर ना कीजिए। ये हाईली रिकमेंडेड है पीएमआई के गाइडलाइन में। तो कंस्ट्रेंट्स देखिए, अजम्पशंस लॉग देखिए, और इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है? एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर के ज़िम्मेदार प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है। लेकिन उसके अलावा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ असाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन असाइन करती है प्रोजेक्ट के वर्क को प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, डिफरेंट इंटरफेसेस को मैनेज करना, जैसे मैंने कहा कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के साथ, स्पॉन्सर्स के साथ, प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनको मैनेज करना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को देखना, उसको मैनेज करना, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को प्रिपेयर करना, उनको टाइमली उनकी डिलीवरेबल्स की जो है अवेलेबिलिटी कंप्लीशन को देखना, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन और उनको मैनेज करना, और बैलेंसिंग कंप्लीटिंग डिमांड, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, और इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर। ये फंडामेंटल रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर के। आप जैसे हमने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड आर्ट्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। अब यहाँ देखिए ये एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के पास लीडरशिप के स्किल्स होने चाहिए, टीम बिल्डिंग के स्किल होने चाहिए, मोटिवेशन के स्किल होने चाहिए, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंसिंग, डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल, कल्चरल अवेयरनेस, नेगोशिएशंस, ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कोचिंग। एक प्रोजेक्ट मैनेजर, अब ये अलग अलग से कंप्लीट बुक्स हैं, एक अलग अलग से चैप्टर्स हैं, इसमें अलग अलग से सर्टिफिकेशंस होती हैं। आप जितना अच्छा, आपके अंदर जितनी अच्छी एबिलिटीज़ होंगी आप उतना अच्छा प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स की सैलरीज देखें तो इंतहाई काफ़ी हाई है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की। उसके पीछे एक रीज़न होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंदर बहुत सारे स्किल्स होना ज़रूरी है, टेक्निकल भी और इंटरपर्सनल स्किल्स का होना भी। इंटरपर्सनल के अंदर ये सारी अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक एक चीज़ पर आपको अपने अंदर इन चीज़ों को लेकर आना है, लीडरशिप को, टीम बिल्डिंग को, मोटिवेशंस को, नेगोशिएशन स्किल को, ट्रस्ट बिल्डिंग, वो और इससे भी ज़्यादा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर अभी हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चीज़ें होती हैं, एक है वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि सिंपल एग्जांपल्स के साथ आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा सकूं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास प्लान वैल्यू है, हमारे पास स्कोप है, हमारे पास प्लान ये था कि हमने इतना स्कोप, इतनी कॉस्ट पर और इस टाइम पीरियड में हमने कंप्लीट करना था। ये हमारे पास प्लान वैल्यू, ये हमारे पास प्लान डाटा था, हमने ऐसा सोचा था। लेकिन जब एग्जीक्यूशन हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, तो हमने देखा कि हमने इतना स्कोप कंप्लीट किया, इतने कॉस्ट के ऊपर और इतने टाइम के अंदर। ये हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा आया एग्जीक्यूशन से। ये डाटा हमारे पास एग्जीक्यूशन से आता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट डाटा होता है और मोस्टली पीएमओ इसी को कलेक्ट कर रही होती है। इसके बेस के ऊपर हम जो है डिसीजंस लेते हैं। ये डाटा आया, अब हम करते हैं वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्लान वैल्यू में, जिसमें हमने बहुत टाइम लगाया था, काफ़ी टाइम हमने एक्सपर्ट्स ओपिनियन ली थी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया था, काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस था ये। उसमें हमसे क्या गलती हुई कि हमारी एग्जीक्यूशन में इतना बड़ा डिफरेंस आया। वेरिएंस एनालिसिस जिसे कहते हैं, उस डिफरेंस को कहा जाता है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। इस गैप को, गैप एनालिसिस में जो बात सामने आती है, जो रीजंस आती हैं, आया वही वजह क्या थी। जैसे अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोई वो रीज़न थी, कोई दूसरी रीज़न थी, स्ट्राइक्स हो गई थी, गवर्नमेंट फ्लक्चुएशंस का भी सी, पेट्रोलियम मसनूआत में जो भी प्रॉब्लम था, वो आपने वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको लेकर आना है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के अंदर। इसी रिपोर्ट की बेस पर, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे हम कॉन्स्टेंटली डिसीजंस को लेंगे कि आया जो हमने प्लान किया था। आपका, जैसे हमने कहा कि हर प्रोजेक्ट अपनी नेचर के लिए यूनिक है,
हर प्रोजेक्ट के लिए आपने नए डिसीजंस लेने होते हैं, और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट हमने एक ही प्लान पे स्टिक नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जो हमने प्लान किया है हम उसी पर ही स्टिक रहें, उसी पर ही तकिया लगाए रखें कि जो प्लान है हमने ऐसे ही चलना है। ऐसे नहीं होता, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे हम प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। हमने एग्जीक्यूशन जैसे ही स्टार्ट होगी हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा आना शुरू हो जाएगा। ये वर्क परफॉर्मेंस डाटा हम इकट्ठे करके हम वेरियस एनालिसिस करेंगे, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, रीज़न फाइंड करेंगे कि ये जो गैप है आया पॉजिटिव आया नेगेटिव, दोनों को देखेंगे। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो उसकी भी रीज़न देखेंगे कि हमने यहाँ प्लान में कौन सी चीज़ मिस कर दी, और अगर कोई चीज़ नेगेटिव आ रही है उसको भी हम वर्क परफॉर्मेंस में लिखते जाएंगे, और वर्क परफॉर्मेंस बेस पे कॉन्स्टेंटली हम उसको अपडेट करेंगे, हर प्रोसेस को रिन्यू करेंगे, अपने हर डिसीजन को डायरेक्टली हम अपने प्लान पर जंप करेंगे। हमने एक चीज़ प्लान की, एग्जीक्यूशन के पहले फेज़ पे ही हमें वर्क परफॉर्मेंस डाटा मिला, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन की बेस पर हमें फ़ौरन अपना प्लान अपने अपडेट करना है। ये हम कंप्लीट प्रोसेस आगे जाके हम हर प्रोसेस को इसी तरह चलाएंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कंग्रेचुलेशंस, आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ जाएंगे। आगे जितने प्रोसेस आ रहे हैं उसमें इसी तरह इसी स्टाइल से हम चलेंगे। पहले प्लान डाटा को लेंगे, वर्क परफॉर्मेंस डाटा को उठाएंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, रीज़न फाइंड आउट करेंगे, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करेंगे। इसकी बेस पे हम अपने प्लान को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहेंगे। डिपेंड्स ऑन द करंट सिचुएशन, डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन, द रियल डाटा, एक्चुअल परफॉर्मेंस डाटा। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने सिर्फ इसलिए रखे कि आपको थोड़ा सा वार्म अप हो जाए कि एग्ज़ाम क्वेश्चन किस तरह आते हैं, और आपको जो थोड़ा बहुत फियर होता है कि पता नहीं हम एग्ज़ाम को क्वेश्चन कर सकेंगे या नहीं। मेरी रिकमेंडेशन ये है आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन, जो भी रिसोर्स आपको मिलता है, सबसे पहले क्वेश्चंस कतई अटैम्प्ट ना कीजिए। ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आपको। सबसे पहले आप कोर्स चैप्टर को रीड कीजिए, चैप्टर 1 बाय 1, और क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कीजिए। जैसे ही आप सारे चैप्टर कंप्लीट करते हैं तब उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर के ऊपर की तरफ आना है। तो इसमें मैं जैसे कॉन्स्टेंटली कह रहा हूँ, शुरू से समझा रहा हूँ कि पीएमपी के क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से नहीं आते, वो मिक्सअप होते हैं, उनकी एक लॉजिक बनती है। जब तक वो लॉजिक और वो सीक्वेंस और वो फ्रेमवर्क माइंडसेट आपका नहीं बन जाता, आप क्वेश्चन को ठीक से आंसर नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जितनी भी स्लाइड्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, हम क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करेंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, अपने ही जहन में उसका एक आंसर फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन में भी आप कहते हो आंसर ए ठीक है या बी ठीक है, वो अपने जहन में रखें, और मैं नेक्स्ट जैसे ही उसको क्लिक करूँगा तो उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आपने अगर आंसर ठीक है या गलत है, नाराज़ नहीं होना, खफा नहीं होना, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। आपने किसी बुक को अप्रोच नहीं किया, अभी किसी भी कंटेंट को नहीं किया, पहले आपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। 5-6 चैप्टर्स के बाद आपने वापस पहले चैप्टर पे आना है, वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। अभी आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, और मैं अभी इसके बाद स्लाइड्स को आपने पास करके क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर देखिए, अपना एनालिसिस कीजिए कि आपको कितने हद तक समझ आई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चैप्टर हमने फ्रेमवर्क का चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।